फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एसडीजी 1 से लेके आई थिंक 6 तक कंप्लीट था हमारा। आज आप करोगे याद 9th वाला, क्योंकि जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी तो वहां पे एसडीजी 9 आपका वर्क करने वाला है। 3 × 3 = 9, तो 3 का स्क्वायर याद रख लेना। इसमें 3 चीजें हैं 9th वाले एसडीजी के अंदर। एक है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। आपने कोई टेक्नोलॉजी बनानी है ताकि कार्बन एमिशन कम हो, तो वो भी किस में आ जाएगा आपके एसडीजी 9 के अंदर। इसके अलावा एसडीजी 14 आई थिंक अब डन है, लाइफ बिलो वाटर। एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड डन। कोई भूलेगा अगर तो बता देना, फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और 17 आपको लर्न है। और देखो पार्टनरशिप से पहले पीस, जस्टिस और आपका जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है उसका बनना भी जरूरी होता है। तो एसडीजी 16 आज आपने याद कर लेना है, दैट इज अबाउट पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पीस की बात करी गई है, न्याय की बात करी गई है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दे कम्स अंडर द एसडीजी नंबर 16। ठीक है जी, चलें आगे। अब देखो ये है आपका वर्ल्ड मैप, और सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगी। जैसे ऊपर कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट आ जाएगा, एशियन कॉन्टिनेंट आ जाएगा, यहाँ नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, ये वाला। तो इस तरह से आपका पूरा वर्ल्ड है। बीच में आपको लाइंस भी मिलेंगी, जैसे 0 डिग्री पे कौन सी आ जाती है, इक्वेटर। 23.5 डिग्री पे जाओगे तो कौन सी आ जाएगी, कैंसर। कैंसर साउथ में जाओगे तब आएगी कैप्रिकॉर्न। वैसे बीच से भी कुछ लाइंस है, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, लॉन्गिट्यूड्स। और नो नो नो, लॉन्गिट्यूड ये वाला आएगा, लेटी हुई लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो इधर प्राइम मेरिडियन आ जाती है आपकी 0 डिग्री। कितनी कंट्रीज के थ्रू प्राइम मेरिडियन पास करती है। पंजाब के एग्जाम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछ लिया गया है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ लिया गया है। जो स्किप हुआ है दैट इज ओनली प्राइम मेरिडियन। बताइए प्राइम मेरिडियन कितनी कंट्रीज के थ्रू पास करती है। टोटल है 8। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे तुम, बैग साफ करो, बस खत्म। ये आपकी सारी कंट्रीज हैं जो प्राइम मेरिडियन पे आएंगी। ठीक है, जैसे टी से आएगी टोगो। टोगो कौन से यूनियन के अंदर देखने को मिलती है, टोगो अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, टोगो। यू से आ जाएगी आपकी यूके। अभी अरेंजमेंट के बेसिस पे भी हम देखेंगे, पहले यूके याद रख लो। एम से कौन सी आ जाएगी, नो, माली। मोरक्को तो बिल्कुल साइड में चला गया ना, थोड़ा सा मैप भी दिमाग में रखना है। तो माली आएगी। बी से आएगी, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं अफ्रीकन यूनियन के अंदर, कभी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे, कभी बाउंड्री रिलेटेड। बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, बी से याद कर लो बुर्किना फासो। ए से आ जाएगी अल्जीरिया, अगेन कहां पे आएगी, अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकन यूनियन, अल्जीरिया। जी से कौन सी आएगी, तो घाना आएगी, घाना। घाना कहां पे है, अफ्रीकन यूनियन। जैसे बुर्किना फासो है, पहले टोगो को टच करती है फिर घाना को टच करती है। और एस से आ जाएगा स्पेन, और एफ से आ जाएगा फ्रांस। तो ये तो टोटल आपकी 8 कंट्रीज थी। अब अरेंजमेंट इजी है इनका। जैसे आप मैप को जब देखते हो तो यहाँ पे आपका आ जाता है पूरा का पूरा अफ्रीकन यूनियन, ऊपर की तरफ है यूरोप। अब आपने ये पढ़ रखा है, एक बे ऑफ बिस्के याद है, बे ऑफ बिस्के। मैं जब पूछती थी तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करती थी अगर किसी को याद हो, और यहाँ पे पोर्टुगल लगा होता था। यहाँ पे आती है आपकी स्पेन, ये फ्रांस। यहाँ पे आती थी बे ऑफ बिस्के। ऊपर आ जाएगी यूके। ग्रीनविच वर्ड याद है, ग्रीनविच सिटी कहाँ पे है, यूके में है। यहीं से तो स्टडी शुरू करी थी हमने लॉन्गिट्यूड्स की। तो पहले यूके, देन फ्रांस, फिर आएगा आपका स्पेन। 3 कंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी। फिर आपको जाना है अफ्रीकन यूनियन के अंदर। अफ्रीकन यूनियन में मेल से याद रखते हो, जैसे आपने मोरक्को बोला तो पहले मोरक्को आती है यहाँ पे, फिर आती है आपकी कंट्री ऑफ अल्जीरिया। तो यहां से ये लाइन निकलते निकलते अल्जीरिया को क्रॉस करेगी, फिर आएगी आपकी माली के अंदर, माली, MALI। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे बुर्किना फासो। 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं यहाँ से, नाम है रेड एंड व्हाइट वोल्टा। वोल्टा रिवर आपने सुनी होगी, रिवर बोला मैंने, लेक नहीं बोला। लेक कहाँ पे है, लेक घाना में है जाके। ठीक है, जो रिवर्स हैं वो दोनों निकलती हैं बुर्किना फासो से। नाम बता दिए मैंने आपको, रेड वोल्टा एंड व्हाइट वोल्टा। रिवर पूछी जाएगी जब, अगेन रिपीटिंग, रिवर्स हैं ये। और मिलेंगी कहां पे जाके, तो नीचे आएगा घाना,
घाना यहाँ पे बिल्कुल टच करेगा ये। तो यहाँ पे बनती है आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सरफेस एरिया वाइज आर्टिफिशियल लेक, नाम है लेक वोल्टा, लेक वोल्टा। अब सुनो, यहाँ पे ही साइड में ना टोगो भी अटैच कर जाता है, पर टोगो थोड़ा सा ऊपर देखोगे अगर, तो ऊपर अटैच है कंपेयर टू घाना। तो बुर्किना फासो, फिर आएगा टोगो, फिर आएगा घाना। ठीक है, तो ये पूरा एक सीक्वेंस में भी आपने देख लिया कि कैसे अरेंजमेंट है इसकी। डन है। पंजाब के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछे गए हैं, रिपीटेड वे से पूछे गए हैं, तो याद रखना इसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों पूछी होगी? इक्वेटर क्यों नहीं पूछी? कैप्रिकॉन क्यों नहीं पूछी? क्योंकि जाती ही नहीं है, तो पूछनी भी क्यों है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ही रिलेटेड पूछा गया था। चलिए जी, इसके आगे चलते हैं। ओके जी, कमिंग बैक टू आर्टिकल। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया का रोल सदर्न पार्ट में कैसे रहेगा। बिकॉज जब हम मैप देखते हैं तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, ये पिंक वाली, जिसको बोलते हैं ब्रेंट लाइन। ब्रेंट लाइन ये थोड़ा सा सुपीरियर और इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। बोलता है कि जो नॉर्थ वाली साइड के हैं वो अमीर लोग हैं, और जो साउथ वाली साइड के हैं वो गरीब हैं। और अगर थोड़ा सा ओपनली जब बोलना होता है तो बोल देते हैं कि नॉर्थ वाले डेवलप्ड है, डेवलप्ड, और वहीं पे साउथ वाले कैसे हैं? डेवलपिंग हैं। और जो लाइन इन दोनों को सेपरेट करती है दैट इज ब्रेंट लाइन। अब ये जो ब्रेंट लाइन है, ये देखो पिंक कलर, अब ऑस्ट्रेलिया को भी कवर कर रही है। ऑल्दो आपका ऑस्ट्रेलिया तो साउथ वाले पार्ट में आ रहा है, पर ये भी तो डेवलप्ड है, इसी वजह से इसको भी ले लिया यहाँ पे इस लाइन के अंडर कि ये नॉर्थ वाले पार्ट के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखो, ये आ गया हमारा इंडिया। अब इंडिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ गए, ये सारे किस में आएंगे? ग्लोबल साउथ के अंदर। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट कि ये जो इंडिया है ये कैसे एज अ लीडरशिप शो कर सकता है आपके सदर्न वाले पार्ट में। तो पहले आपको इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक समझना है। जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे एक तरफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हम कंसीडर करने वाले हैं अभी डेवलप्ड, ऑल्दो डेवलप्ड ही है। और एक तरफ ले लेंगे हम इंडिया का एग्जाम्पल, इंडिया ले लेंगे डेवलपिंग कंट्री। और एक और कंट्री ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज डीआरसी ले लेते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये 3 कंट्रीज हैं, ध्यान से सुनना भी इसको। अब देखो, आपकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, क्यों होती हैं ये? क्या मेन मुद्दा होता है? क्लाइमेट। और यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ डिटर्मिनेशन ली होती है, जिनको हम बोल देते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। जैसे इंडिया ने बोल दिया कि 2030 तक मैं 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करूंगा। तो ये इंडिया के एनडीसी आगे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। वैसे तो हर 5 साल में रिन्यू होते हैं, पर हमने पहले 2015 में दिए थे, फिर जाके 2022 में दिए थे, तो वेरी भी कर जाता है, कोई बाइंडिंग नहीं है वो चीज। अब सभी का जो मेन टारगेट है वो है कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना, कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना। इसके लिए एक मेथड चला दिया मार्केट के अंदर, जिसको बोल देते हैं कार्बन क्रेडिटिंग। कार्बन क्रेडिट मतलब कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन आएगा। अब देखो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। अब इनको बोला है कि आप डेवलप हो चुके हो तो आपके एमिशन कम होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने देखा, मान लो इनको टारगेट दिया था कि आपके ना 10 बिलियन से ज्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए, पर कहीं ना कहीं इनका जो एमिशन है वो 20 बिलियन तक का हो जा रहा है। ठीक है, वैसे इंडिया को भी कोई कोई टारगेट मिले होंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 100 बिलियन का एमिशन हो रहा है, कार्बन का पॉल्यूशन हो रहा है इन शॉर्ट। अब इंडिया क्या चाहता है, मैं कैसे रिड्यूस करूं, मैं तो अभी डेवलपिंग स्टेज पे हूं। तो ऑस्ट्रेलिया देखेगा इंडिया को कि इंडिया को रिड्यूस करना है, अभी तो 100 बिलियन चल रहा है और इनको टारगेट दिया गया है 50 बिलियन का, कि एटलीस्ट इतना तो रिड्यूस करो बाय द एंड ऑफ 2030। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, इंडिया को देखा, और इन्होंने देखा कि इनके पास कोल गैसिफिकेशन की टेक्निक नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया के पास है, तो उनके पास क्लीनर फ्यूल्स भी अवेलेबल हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने, जो कोल गैसिफिकेशन थी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, अब इन्होंने टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर दी इंडिया को। अब जहां पे इनका 100 बिलियन का एमिशन हो रहा था, अब जो टोटल आएगा वो लगभग हो रहा है 60 बिलियन का एमिशन। कंट्रोल आ गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब टेक्नोलॉजी का शेयर हो गया यहाँ पे। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया पैसा, और इन रिटर्न ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। अब फायदा क्या हुआ, आपने टेक्नोलॉजी दे दी, आपने पैसा दे दिया, बस एक सर्टिफिकेट के पीछे क्या फायदा हुआ होगा इस चीज का? होगा ये
कि जो भी आप टेक्नोलॉजी हमारी यूज करोगे, हमारा पैसा यूज करोगे, वो सारा आपका, मतलब इंडिया का। पर जो एमिशन होगा वो आपका, वो इंडिया का ही काउंट होगा एमिशन। क्रेडिट किसको जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को। मतलब जो माइनस होगा ना एमिशन, अगर प्रैक्टिकली देखें तब तो इंडिया में एमिशन कम हुआ है, पर वो काउंट किसका होगा जाके? ऑस्ट्रेलिया का। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी फायदा हुआ, इंडिया का भी फायदा हुआ। इंडिया का क्या फायदा हुआ? प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो एमिशन रिड्यूस हुआ है, पर वो जो एमिशन रिटर्न जाएगा वो किसको जाएगा? वो ऑस्ट्रेलिया को जाएगा। यहाँ पे ये पूरी चेन चलती है। अब जो फोकस किया गया है, ये तो आ गया नॉर्थ और साउथ के बीच का एग्जाम्पल। अभी जो बोला गया है वो है साउथ साउथ कोऑपरेशन। यानी कि जब मैप देखोगे आप, तो इंडिया और एक कंट्री हमने यहाँ पे ले ली डीआरसी। अब इस कोऑपरेशन के ऊपर बात करी गई है कि इंडिया को साउथ के साथ भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। अब इंडिया क्या करेगी? मान लो इंडिया के पास, अब इफ कंपेयर टू अफ्रीकन यूनियन इंडिया बेटर है, ठीक है, तभी तो ग्लोबल साउथ में बोलते हैं हम कि एज अ लीडर एक्ट करता है। अब सेम चीज इंडिया क्या करेगा? जैसे कोई टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हम डीआरसी को देंगे, इंडिया पैसा लगाएगा डीआरसी पे, और डीआरसी का जो एमिशन रिड्यूस होगा उसका क्रेडिट किसको जाएगा? इंडिया को जाएगा। तो इस चीज के ऊपर फोकस किया गया था इस एडिटोरियल के अंदर, कि जो कार्बन एमिशन है कंट्री तो वही कर रही है। अब देखो कंट्री को क्या बोलेंगे? जो तो डेवलप्ड होगा ना आपका, उसको बोलेंगे पार्टनर कंट्री। और वैसे ही इंडिया जो होगा यहाँ पे, वो एक्ट करेगा एज अ होस्ट कंट्री। पर जब इंडिया के नीचे भी और कंट्री आ रही है इकोनॉमिकली, तो फिर इंडिया यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ पार्टनर कंट्री। पर जो डीआरसी होगा ये एक्ट करेगा एज अ होस्ट कंट्री। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जुएं देखी है आपने? सर पे गिरती हैं? नहीं देखी हैं? चलो कोई बात नहीं, लड़कियों के गिरती होती थी एक टाइम पे, अब कम हो गया। वो एक शैम्पू भी आता था, क्या नाम था उसका? मेडी, हाँ मेडी शैम्पू पता है, ठीक है ठीक है, मेडिकेयर शैम्पू आता था, फिर उससे ठीक हो जाती थी। एनीवेज, तो जिसके सिर पे गिरी, दैट पर्सन एक्ट एज अ होस्ट। तो जिसने एमिशन किया वो कंट्री एक्ट करेगी एज अ होस्ट। होस्ट और पार्टनर कंट्रीज ये याद रखनी है। होस्ट कंट्री उसके लिए यूज करेंगे जहां पे प्रैक्टिकली एमिशन होने वाला है, और जो जिसने पैसा दिया, टेक्नोलॉजी दी, वो एज अ पार्टनर कंट्री एक्ट करेगी। तो वो टर्मिनोलॉजी आया ये वाला? कुछ नहीं आया समझ? थोड़ा भी नहीं आया? ऑनलाइन बता दो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं कर दूंगी रिपीट, कोई इशू नहीं है, दोबारा से बता देती हूँ। पहले ऑनलाइन भी बताएंगे किस किस को नहीं आया समझ, किसी को आया वो भी यस कर दे, क्योंकि ये एमिशन करेंगे। ये पहले नॉर्थ और साउथ का एग्जाम्पल लिया जहां पे एक कंट्री डेवलप थी। अब इंडिया और डीआरसी का जब केस लेंगे तो यहाँ पे इंडिया डेवलप, ज्यादा डेवलपिंग है कंपेयर टू द अफ्रीकन यूनियन। हाँ, डीआरसी के लिए इंडिया डेवलप्ड है, और इंडिया के लिए तो ऑस्ट्रेलिया है ही डेवलप्ड। ब्रेंट लाइन बनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया उसमें ऑलरेडी डेवलप्ड है। एक बार फिर से सुन लो, सारे सुन लो एक बार फिर से, मेंस में आ सकता है ये, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कार्बन एमिशन डेवलप कंट्री से जब रिड्यूस नहीं हो रहे, तो ये क्या करते हैं, जहां पे ज्यादा ऑलरेडी एमिशन हो रहे हैं तो उनको पैसे पकड़ा देते हैं, टेक्नोलॉजी पकड़ा देते हैं, पर जो क्रेडिट होता है पेपर के ऊपर, जो क्रेडिट होगा वो अपने पास रख लेते हैं कि हमने वो रिड्यूस किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो उन्होंने भेजी थी, पैसा तो उन्होंने भेजा था, पर एमिशन कहाँ पे हुआ? किसी दूसरी कंट्री के आगे। अब ये जो एग्जाम्पल लिया ना हमने पहले, ये नॉर्थ और साउथ का लिया। नॉर्थ में वो सारी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिनकी इंडस्ट्रियल सेटअप हो चुके हैं, वो अब लेविश लाइफस्टाइल की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया जैसे ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ले लिया, ब्रेंट लाइन के हिसाब से ये नॉर्थ में है डेवलप्ड। चलो इसको छोड़ो, और ले लेते हैं, यूरोप ले लेते हैं, ठीक है, यूके ले लेते हैं, इसको छोड़ दो, यूके ले लो। अब यूके को बोला गया है कि आपका 10 बिलियन एमिशन हो रहा है हर साल का, आप इसको रिड्यूस करो क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है। कितना हुआ? 10 बिलियन। टारगेट इनको दे रखा था 5 बिलियन का, पर सम हाउ टेक्नोलॉजी जब यूज होगी तो एमिशन तो होंगे ही। इनके 10 बिलियन की जगह पे 15 बिलियन का एमिशन हो जा रहा है। अब इन्होंने देखा इंडिया को साउथ में कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जो क्रेडिट होगा वो खुद को ले लेंगे। फिर मान लो जो यूके था वो कोल गैसिफिकेशन वाली टेक्निक किसको दे गया? इंडिया को दे गया, साथ में पैसा भी दिया। तो एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, हमें टेक्नोलॉजी भी मिली, उन्होंने हमें सिखा भी दी कैसे कैसे यूज करना है। प्रैक्टिकली अब देखोगे अगर, तो इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है कि हमारे एमिशन रिड्यूस करेंगे प्रैक्टिकली, पर पेपर पे वो किसको मिल जाएंगे? यूके को या यूरोप को, ठीक है। वैसे ही अब जो बात करी गई है, अब इसको भूल जाओ, यूके वाला पार्ट भूल जाओ। अब इंडिया को बोला है कि साउथ में कोऑपरेट करो, क्योंकि आप बोलते हो कि आप ग्लोबली
लीडर की तरह एक्ट करोगे साउथ वाले हिस्से में, जो अर्थ का सदर्न पोर्शन है उसमें आप एज अ लीडर एक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने इंडिया ज्यादा डेवलप है इफ कंपेयर टू जो अफ्रीकन यूनियन की हमने कंट्री उठाई। एग्जाम्पल अभी अभी घाना पड़ी, घाना ही ले लेते हैं। अब घाना जो है इकोनॉमिकली अगर देखो तो गोल्ड माइंस भी बहुत सारी हैं यहाँ पे, डायमंड बहुत सारे होते हैं, पर वही बात आ गई कि यूज करने ना आए चीज तो इकोनॉमी में वो कोई चीज रोल नहीं प्ले करेगी। अब यहाँ पे इंडिया ज्यादा डेवलप है इफ कंपेयर टू घाना, तो अब इंडिया यहाँ पे एक्ट करेगी एज अ पार्टनर कंट्री। जब ये वाला केस था तो यहाँ पे पार्टनर कंट्री ऊपर वाली थी जिसको क्रेडिट मिला। अब सेम चीज होगी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा जाएगा, यहाँ पे पैसे का ट्रांसफर करा जाएगा, और घाना क्या करेगा, प्रैक्टिकली एमिशन यहाँ पे रिड्यूस होंगे पर पेपर पे किसके रिड्यूस हुए, इंडिया के। वो बात नहीं होगी कि काम किसी और ने किया होता है क्रेडिट किसी और को मिल गया, वो सिचुएशन हो रही है यहाँ पे ओवरऑल। अब यहाँ पे जो होस्ट कंट्री होगी वो होगी आपकी घाना। अब डन, बस इतना सा सिनेरियो था। इन रिटर्न सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें, इसी को बोलते हैं कार्बन मार्केट। बबीता, ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, यहाँ पे सबने प्रॉमिस करा होता है, कमिटमेंट करी होती है कि हम कार्बन को एमिट करने से रोकेंगे, ठीक है, तो उस चीज को, उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए ये सर्टिफिकेट वगैरह लेके आए हैं, ठीक है, यही रोल है इसका, और तो कुछ नहीं है। अब दिक्कत तो ये भी आ चुकी है एक और, कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर देखोगे आप क्लाइमेट फाइनेंस में किसी की आया करती थी वो यूएस ही था, ठीक है। खैर वो तो फ्यूचर की चीजें हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। अब इंडिया ने पंचामृत भी बताए अपने। पंचामृत मतलब पांच तरह की प्लेजेस ली हैं, शपथ ली हैं हमने, कैसी कैसी हैं क्लाइमेट को लेके। तो जब COP26 हुआ था ग्लासगो के अंदर, तो वहां पे हमने बोला कि हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे इंडिया के अंदर बाय द एंड ऑफ 2030। ये 2030 का टारगेट है कि हम नॉन फॉसिल एनर्जी का यूज करके 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। दूसरा बोला है कि 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगी दैट विल बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज का यूज करेंगे। खैर यहाँ पे परसेंटेज में बोल दिया 50%, और ऊपर हमने टारगेट सेट कर लिया 500 गीगावाट का। इसके बाद आते हैं रिडक्शन ऑफ टोटल कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। 1 बिलियन टन जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे, एक और टारगेट आ गया। इसके अलावा जितनी स्पीड से हम कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी मतलब हमारी बढ़ रही थी उसको भी रिड्यूस करेंगे, 2005 के लेवल के साथ कंपेयर करेगा बाय द एंड ऑफ 2030। और इसके अलावा सबसे बड़ा गोल हमारा दैट इज 2070 का, कि हम बन जाएंगे नेट जीरो एमिटर्स। नेट जीरो एमिटर का मतलब है जितना कार्बन प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर दिया करेंगे, ठीक है। अब जैसे भूटान का एग्जांपल लेते हैं, एक सिटी भी न्यूज में थी लास्ट ईयर मार्च मंथ के अंदर, दैट इज गैलेफू सिटी, भूटान के अंदर है, याद रखिएगा, एक सीधी लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां पे उन्होंने बोला है कि हम और ज्यादा ऐसे कार्बन न्यूट्रल उस सिटी को बनाएंगे। वैसे भूटान कार्बन नेगेटिव है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करवा देते हैं कार्बन इफ कंपेयर टू द एमिशन, एमिशन कम है वहां पे, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ठीक है। चलो जी, ये हमारे पंचामृत थे इंडिया के। तो अब इंडिया का यहाँ पे रोल बताया है। अब अभी तक क्लियर हो गया था ना क्रेडिट वगैरह का क्या फायदा होता है। ओके जी, सो सारी ही कंट्रीज के पास एक कमिटमेंट होती है कि कैसे उन्होंने अपना कार्बन रिड्यूस करना है। आज हमें बात करनी है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट आया था आपका 2016 के अंदर। अब इस जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, इनके सेक्शन, आर्टिकल, ये सारी चीजें होती है। जैसे फंडामेंटल राइट हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स आते हैं, वैसे भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं तो सेक्शन आ जाते हैं। अब ये जो एग्रीमेंट है इसका एक आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 6, ये आपने याद रखना है। फिर 6 का ही एक सब क्लॉज है 6.2, एक और है दैट इज 6.4। इस तरह से बड़े सारे आर्टिकल्स हैं, पर हमें जो आज बात करनी है वो आर्टिकल नंबर 6 पे बात करनी है। आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि कोऑपरेटिव तरीके से आप कार्बन एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज आर्टिकल 6। डिसेंट्रलाइज तरीके से आप कोऑपरेशन करके कार्बन एमिशंस को रोक सकते हो। डिसेंट्रलाइज्ड वर्ड आपने देखना है। वहीं पे जो आर्टिकल नंबर 6.2 है, यहां पे बोला है कि ना सिर्फ नॉर्थ साउथ डायनामिक्स पे देखो, अब आ गया नॉर्थ साउथ। जो एग्जांपल लिया ना, ऊपर ऑस्ट्रेलिया ले लिया था, ये यूके ले लिया था, और नीचे इंडिया, नॉर्थ साउथ में वो एग्जाम्पल फिट बैठेगा। और जब इंडिया और घाना का ले लिया, या इंडिया या DRC का ले लिया, जो इंडिया से कम डेवलप्ड है, वो आ जाएंगे आपके साउथ साउथ कोऑपरेशन में। तो अब बोला है कि नॉर्थ साउथ यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री से थोड़ा दूर जाओ, जो ज्यादा डेवलपिंग है वो लीस्ट डेवलपिंग के साथ कोऑपरेशन करें,
ठीक है, इसके ऊपर फोकस करने को बोला हुआ है। क्योंकि हमने क्या देखा है कि जब भी डेवलपिंग कंट्रीज पैसे की डिमांड रखती हैं इन फ्रंट ऑफ डेवलप्ड नेशन, या तो पैसा आता नहीं है या तो अकाउंटेबल तरीके से नहीं आता है, और ऊपर से अब अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रिलियंस में हमने अमाउंट सेट करा था वो नहीं आने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो 40% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो यूएस की ही थी। ओके जी, नाउ COP29 डायरेक्ट क्वेश्चन कहां पे हुआ था? बाकू, अजरबैजान। आपने जो याद रखना है साथ में, दैट इज COP30, यानी कि इस साल वाला जो होगा दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड एट बेलेम, ब्राजील। COP30। ठीक है बबीता, ठीक है। ठीक है। ओके, जो अजरबैजान में हुआ था ना आपका ये COP नंबर 29, इसको क्लाइमेट फाइनेंस COP भी बोला गया था। इस बार कुछ डिस्कशन हुई नहीं थी, इस बार पैसे पे ही सारी बातें अड़गी थी आके, कि ये पैसा नहीं दे रहा, वो पैसा नहीं दे रहा, कार्बन एमिशन इतना कर रहा है ना, तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो इस बार सारी की सारी बातें फाइनेंस पे हुई और एंड में बोला कि ये तो क्लाइमेट फाइनेंस COP था इस बार का। दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 इज ऑल्सो नोन एज क्लाइमेट फाइनेंस COP, क्योंकि बात ही सारी पैसे के ऊपर हुई थी। उसके अलावा एक जो वर्ड आता है बाकू फाइनेंस गोल, या फिर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। कितने पैसे टारगेट में रखे हैं ये तो आपका मेंस का है, पर पहले ये टर्म्स देख लो ध्यान से। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीजों की बात होगी। टारगेट सेट करे जाएंगे कि हम कितना कार्बन रिड्यूस करने वाले हैं। कौन कौन सेट करेगा? एक आपका डेवलप्ड नेशन होगा और अलोंग विथ डेवलपिंग नेशन। क्या क्या ये अपना एक पर्चा बनाएंगे प्रॉपर, जैसे इंडिया है डेवलपिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, यूके है डेवलप्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। दोनों अपना अपना पेपर शो करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ जितना कार्बन एमिशन हम रिड्यूस कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2030। तो पहला तो यहाँ पे टारगेट रखा जाएगा। और किसके अंडर है ये एग्रीमेंट? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। अभी देखते हैं UNFCC के बारे में भी, पर पहले याद रखो ये जो आपका पूरा गोल है, जितने भी आप क्रेडिट्स पढ़ रहे हो, इन सभी को कौन हेड कर रहा है? आपकी UNFCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद लिखा है कलेक्टिव गोल। कलेक्टिव मतलब कंसोलिडेटेड तरीके से जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं सारे पैसा देंगे। ऐसे नहीं होगा यूएस जैसे बार बार क्लेम करता था कि हम ही पैसा देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब यहाँ पे फाइनेंस देंगे। उसके बाद वर्ड लिखा है क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब है अकाउंटेबल तरीके से। जितना भी पैसा किसी कंट्री ने दिया, न्यूज़पेपर पे उसका आर्टिकल आना चाहिए कि इतना पैसा फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्री ABCD से आया। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया और UAE, इनके ऊपर क्लेम लगता था कि आप एमिशन तो बहुत कर रहे हो, क्योंकि वहां पे ऑयल का आपको पता है कितना ज्यादा रिसोर्सेज है। तो उन्होंने क्या किया? पैसा दे दिया, पैसा दिया साथ में छप्पा भी दिया आपके सारे के सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी, वो आता है आपके क्वांटिफाइड के अंदर। इसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस का क्या मतलब होता है? एक तो जो क्लाइमेट को हार्म पहुंचा रही है चीजें, उसको मिटिगेट करना, रिड्यूस करना। अडेप्टेशन, जैसे मोदी जी ने बोला था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, मतलब हम अगर क्लाइमेट को नहीं ठीक कर पा रहे तो खुद को ही अडेप्ट होना पड़ेगा। तभी तो आपने सुना होगा कि अब जो सीड्स हैं वो ऐसे बना रहे हैं हम जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। क्यों बना रहे हैं? बिकॉज टेम्परेचर तो नहीं रिड्यूस हो रहा। अभी परसों जैसे एक आर्टिकल भी आ चुका है कि 2025 का जो जनवरी मंथ था दैट वाज द हॉटेस्ट मंथ है। आज तक हुआ ही नहीं जनवरी मंथ उतना। तो इसी वजह से यहाँ पे लाइफ का एक हमने स्लोगन सा दिया था, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग। आई थिंक कैपेसिटी बिल्डिंग अब क्लियर है, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग, पैसा भी आ जाता है इसमें, तो वो सब चीजें रहती है। अब टारगेट्स देख लो, ट्रिपल कर दिया गया है फाइनेंस। लास्ट टाइम जो गोल रखा था वो 100 बिलियन का था, अभी जो टारगेट रखा है वो 300 बिलियन का रखा हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 2035 एटलीस्ट इतना फंड जो है हमारे पास इकट्ठा हो जाए। पर पॉसिबल नहीं है ये चीज। और एफर्ट लगाए जा रहे हैं कि एनुअली हर साल एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन जो डॉलर्स हैं वो इसमें सबमिट हो सके बाय द एंड ऑफ 2035, अगर ये हमें टारगेट अचीव करना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज। आपको पता है जितने भी ट्राइबल एरियाज होते हैं, जब भी हम इंडिया के बारे में बात करते थे तो ट्राइबल, रूरल, अर्बन, तीन सेक्शन में डिवाइड कर लेते थे। तो जितने भी इंडिजिनस पीपल होते हैं उनको अपने फॉरेस्ट एरिया का पता होता है, कितना क्लाइमेट किस क्रॉप के लिए सूट करेगा, उनको वो चीज पता होती है। तो एक यहाँ पे आपका COP24 हुआ था, दैट इज कैटोवाइज। कैटोवाइज इज इन पोलैंड।
तो वहां पे ये चीज बोली गई थी कि हमें इंडिजिनस लोगों को भी इंक्लूड करना है अगर क्लाइमेट को हमें कंट्रोल करना है। तो ये चीज बस एग्जाम्पल में आप ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी 3 एरियाज के ऊपर फोकस करने को बोला गया था 2000 COP24 के अंदर, दैट इज नॉलेज एक्सचेंज, मतलब अगर किसी कंट्री के पास कोई वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो दूसरों को भी बताएं। कैपेसिटी बिल्डिंग आ गई, इंटीग्रेटिंग डाइवर्स वैल्यूज, ये ट्राइबल वाला सारा आ जाएगा जो भी इंडिजिनस पीपल हैं। नॉलेज सिस्टम इनटू क्लाइमेट पॉलिसीज, कैसे हम नॉलेज का यूज कर सकते हैं क्लाइमेट की पॉलिसीज को बनाने में। तो वो सिर्फ एक था वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज। जब COP20 हुआ था आपका 2014 में, लोकेशन थी लिमा। लिमा इज कैपिटल ऑफ पेरू। पेरू कहाँ पे मिलेगा आपको, कौन से कॉन्टिनेंट पे? साउथ अमेरिका, बिल्कुल कॉर्नर पे मिलेगा। तो वहां पे ये हुआ था, ये था कि जेंडर बेस्ड पॉलिसीज होनी चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स में आपने सुना होगा कि जब विमेन रोल प्ले करती है पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर, तो विमेन रिलेटेड पॉलिसीज भी बन के आती हैं। तो यहाँ पे बोला था कि जेंडर रिलेटेड, जेंडर का भी इक्वल रोल होना चाहिए while making the climate related policies। मैम फिर इससे ज्यादा फायदा क्या हुआ इन कमेटीज या कॉन्फ्रेंस का जब दूसरी कीर्ति, अब देखो क्लाइमेट तो डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है, तो अब ये जो पार्टीज हैं, आप ठीक बोल रहे हो कि जब एमिशन ही रिड्यूस नहीं हो पा रहा तो फायदा क्या है, पर अब चल रही हैं चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी, अपने को शो करना पड़ता है कि हम सच में ही बड़े सेंसिटिव हैं टुवर्ड क्लाइमेट। पर वहीं पे ट्रम्प साहब कहते हैं कि क्लाइमेट नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसे ही पैसा लूटने वाली बातें हैं। ठीक है, तो वही चीज आ गई है। तो इतना दिल से मत सोचो, ये कॉन्फ्रेंसेस तो चलती रहेंगी, तभी कुछ बन पाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका UNFCCC, जो ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो 1992 में इसको अडॉप्ट करा गया था। अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे है रियो डी जेनेरियो? ब्राजील में आ जाएगा। और फोर्स में कब आया था, एक्चुअल रोल में कब आया था? तो 1994। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बॉन, जर्मनी में है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था? तो टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस एमिशन एटमोस्फेयर के अंदर, जो भी आपकी ये CO2 है, मीथेन है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑल, ये सारी गैसेस को कंट्रोल करना। अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो अराउंड 198 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। की एग्रीमेंट्स अगर क्लाइमेट से रिलेटेड देखोगे तो एक जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी पॉपुलर, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए ही बोला गया था। ये वाले एग्रीमेंट आज भी स्टेट एग्जाम्स में सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, यहाँ पे बोला था कि ये जो टेम्परेचर राइज करे जा रहा है, इसको हम एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे करेंगे। खैर हुआ अभी ये भी नहीं है, ठीक है, तो वही प्रॉब्लम है आगे। ओके जी, नाउ आर्टिकल 6। अब यहाँ पे देखो एक 6.2 के अंदर वर्ड लिखा है इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम। वो जो मैंने आपको केस समझाया ना, नॉर्थ और साउथ, यूके और इंडिया और DRC या घाना, वो यही चीज है, वो इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम। कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए आपने इंटरनेशनल तरीके से क्या चीज ट्रांसफर करी? कैपेसिटी बिल्डिंग करी थी, पैसा दिया था, क्रेडिट ले लिया था। दैट इज ओनली आर्टिकल नंबर 6.2। किसका है? पेरिस एग्रीमेंट का है। तो वही चीज लिखी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है, पार्टनर कंट्री जो होगी वो डेवलप्ड वाली होगी। तो कंपैरिजन देखना पड़ेगा उसमें आपको। जैसे इंडिया और घाना की बात करेंगे तो ज्यादा डेवलपिंग कौन है? इंडिया है। और लीस्ट डेवलपिंग कौन है? तो वो घाना आ जानी थी। और जो डेवलपिंग होगी उसको हम एज अ होस्ट कंट्री लेंगे। जैसे जुए हैं तो होस्ट से अपना ब्लड सक कर रही है उस चीज का। तो वही चीज आ गई कि एमिशन तो अभी भी कहाँ पे हो रहा है? होस्ट कंट्री के अंदर, पर क्रेडिट किसको मिल रहा है? जाके पार्टनर कंट्रीज को। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, देयर इज आर्टिकल 6.4 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये प्राइवेट एंटिटीज की बात करते हैं, जितनी भी आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, ये उनके बीच में कोऑपरेशन की बात करता है। इतना सा डिफरेंस है। और क्या क्या चीजें हैं वो हमने पढ़ लिया। NDC आई थिंक अब क्लियर है आपको, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। जैसे हमने अपने पंचमृत पढ़े, 2030 के टारगेट ले रखे थे, तो वही हमारे NDCs हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। अब जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है तो सारी कंट्रीज कोई ना कोई टारगेट रखती है, पर NDC हर एक कंट्री का इंडिविजुअल होता है कि ये हमारी तरफ से कमिटमेंट रही। वैसे ना COP वगैरह को सीरियस तो कोई नहीं ले रहा है, टू बी ऑनेस्ट। US जो कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी आ जाती है, वो तो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। ट्रम्प आपको पता है कौन सी पार्टी से हैं, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन्स?
रिपब्लिकन्स है, उनकी आइडियोलॉजी ही कैपिटलिस्ट अप्रोच की तरफ ज्यादा है, तो उनके हिसाब से क्लाइमेट नाम की कोई चीज नहीं होती। उन्होंने तो जितने भी सीज हैं जहां जहां पे माइनिंग पॉसिबल है वो भी अलाउ कर दी हुई है। ठीक है, अल्टीमेटली आपने सुना होगा कि आर्कटिक जो जोन है हमारी, बर्फ हुआ करती थी वहां पे भी, वो भी मेल्टिंग पे चल रखे हैं। वो ट्रेड रूट फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे हम ज्यादा एक्सेसिबिलिटी बना सकते हैं टूवर्ड यूरोप। ठीक है, तो वो अभी बड़ा कूल लग रहा है, आने वाले टाइम पे नहीं लगेगा जब चीजें डूब जाएंगी पानी के अंदर। तो वही चीजें हैं। अगेन इंडिया को हेल्प करेगा टू अटेन द एसडीजीज। उसके अलावा 6.2 एंड इंडिया की क्लाइमेट पॉलिसी क्या है, तो इंडिया ने COP29 में भी यही बात बोली थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं पैर पीछे खींच रही है और डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा बनती है, बिकॉज एक टाइम था सबसे ज्यादा एमिशन यही लोग कर रहे थे। अब याद करो, मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, रॉ मटेरियल सारे इंडिया से कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। तो वहां पे वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। दिमाग देखा उनका कि इंडस्ट्री कभी भी इंडिया के अंदर नहीं करी पूरी तरह से फ्लरिश, ब्रिटेन में जाके करी। एमिशन खूब करे, अपना बन गए डेवलप टाइम से, और अब डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो है ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की भी हमें कमी देखने को मिल रही है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका सपोर्ट भी कुछ खास नहीं है, तो इसी वजह से हम पीछे भी रह गए। ये वही टारगेट है जो आपने COP29 से रिलेटेड पढ़े। तो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है, ये इंडिया के अंदर चल रही है, जहां पे प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हैं। ग्रीन बॉन्ड्स करके एक टर्म आपने सुनी होगी। तो जितनी भी इंडस्ट्री माइनिंग वाले सेक्टर होते हैं, अगर वो एक सस्टेनेबल तरीके से अपना काम कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करती है, बहुत सारी सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। इसी तरह से वो जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम हमने ये देख ली, कैपेसिटी बिल्डिंग आया, पैसा भी आया था, तो दैट इज द CCTS। और इंडिया का पहले का एक्सपीरियंस क्या रहा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के साथ, वॉलंटरी कार्बन मार्केट के साथ? अगेन नॉट सो गुड, लैक ऑफ जो पैसा था वो नहीं मिल पाया प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे जो आपने याद रखना है, याद करो हमने कुछ हाइड्रोजन की टाइप्स पढ़ी थी, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। जो ग्रीन हाइड्रोजन वाली है और जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ये हमें मिल रहा है फ्रॉम द साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। वेरी गुड पॉइंट। ये कंट्रीज हमें हेल्प कर रही हैं इन द कैपेसिटी बिल्डिंग। यस जसमीत, ये यही तो चीज है। बोलने की बातें है कि COP को ये सीरियस नहीं ले रहे, बट डिमांड है। इवन 2025 को यूनाइटेड नेशन ने खुद ही बोला हुआ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स, पर उसके साथ क्वांटम टेक भी है, कोऑपरेटिव्स भी है, पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। चलो जी, ये आपने कर लिया, साउथ साउथ की तरफ आने की जरूरत है। हाँ, ये वाला याद रख लेना, क्या फायदा हुआ इस चीज का। तो इंडिया ने एटलीस्ट $10 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करी, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो सस्टेनेबल हैं, उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड इतना पैसा हमें रिसीव हुआ। FDI 10 बिलियन, ये सारा पैसा रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। मैम, इन केस कोई कंट्री अपना कार्बन एमिशन कम कर ले, करने का टारगेट अचीव नहीं कर पाती, तो उसका आउटकम उनके लिए क्या होगा? कीर्ति, उसमें क्या होता है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, एक पेज लेके जाते हैं जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, वहां पे वो मेंशन करते हैं कि चलो ठीक है, हम 10 बिलियन तक नहीं लेके आ पाए एमिशन को, पर एटलीस्ट हमने इतना रिड्यूस करा है, मान लो 5 बिलियन रिड्यूस करा है। फिर उनको मिल जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, अगर डेवलप्ड कंट्रीज इंटरेस्टेड होती है, तो वो तो सारा फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये हमने कर लिया, ITMO डन। अब देखो, ये एग्जाम्पल दे दिया हुआ है, जैसे अफ्रीकन नेशंस हैं, काफी सारे क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स इधर देखने को मिलते हैं। अभी जो इनका साहिल रीजन है, उसमें ये ट्राई कर रहे हैं कि जो डेजर्ट वाला एरिया है दोबारा से ग्रीनरी में कन्वर्ट कर सके। कुछ इमेजेस भी आई थी पीछे, जैसे अगर आपने देखी हो, कहीं कहीं जगह पे हो रहे हैं प्लांट स्पॉट अब। चलो वो तो टाइम के साथ होगा। और उसके अलावा इंडिया ने भी बोला है कि अफ्रीका के अंदर हमें काफी ज्यादा कीन इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, और इन रिटर्न क्रेडिट्स भी ले सकते हैं। किन किन फील्ड्स में है, तो सस्टेन्ड एंगेजमेंट काफी इन्वॉल्व होने वाले हैं, लोकल कैपेबिलिटीज, इंडिजिनस पीपल आ जाएंगे, एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो वही सारी SDGs जो हमने पढ़े उन्हीं की बात हो रही है। और दूसरा, इंडिया जो है वो अपने NDCs को मीट कर रहा है, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को मीट भी कर रहा है। काफी ज्यादा जो एरिया है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में देखें तो काफी हद तक 200 गीगावाट तक तो हम पहुंच ही गए हैं, मे बी अचीव कर ही लेंगे बाय द एंड ऑफ 2030। और उसके बाद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, टर्म देख के थोड़ा डर लग सकता है, पर यहाँ पे बोला गया है कि जो डेवलप्ड है, वही बात है दोबारा से, जो डेवलप्ड है और जो दूसरे डेवलपिंग है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की कॉमन है कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, बट डिफरेंट तरीके से करना है। डिफरेंट कैसे? जैसे डेवलप्ड वाले जो है वो डेवलपिंग को कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस दे सकते हैं, ताकि जो एमिशन है इनके भी रिड्यूस कर सके। और इसी इनडायरेक्टली क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंप्रूव हो जाती है जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज होती है। तो दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोकस दोनों का तो सेम ही है ना, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, पर डिफरेंट तरीके से। तो ये लास्ट पॉइंट था यहाँ पे, इनको भी आपने ध्यान रखना है।